हेलो फ्रेंड्स, हम स्वतंत्र बंगाल राज्य का अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले हमने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बंगाल के जो नवाब हैं उनके बारे में अध्ययन किया। और आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे एक तो इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की दो संधियां होंगी और एक हम बात करेंगे बंगाल में द्वैध शासन। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, मीर जाफ़र की मृत्यु के पश्चात कंपनी के द्वारा बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफ़र की मृत्यु के पश्चात कंपनी का नवाब किसे बनाया गया? नजमुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला और मीर कासिम। तो ऑप्शन ए है नजमुद्दौला। ये 1765 से 1766 तक नवाब रहा। 1765 से 1766 तक नवाब रहा और इसे वेंसी टार्ट ने अपने संरक्षण में नवाब बनाया था। वेंसी टार्ट जो बंगाल का गवर्नर है, वेंसी टार्ट, इसने इसे बंगाल का नवाब बना दिया। और नजमुद्दौला की यदि हम बात करें, नजमुद्दौला ने मोहम्मद रजा खां को अपना नायब बनाया था। अपना नायब किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां, मोहम्मद रजा खां को इसने अपना नायब बनाया। और क्लाइव ने क्या किया इसके साथ? क्लाइव ने 50 लाख रुपए की पेंशन दे करके बंगाल की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। इसे 50 लाख रुपए की पेंशन दे दी गई और बंगाल की सत्ता अपने हाथों में ले लेता है क्लाइव। तो मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद किसको शासक बनाया जाता है, किसको नवाब बनाया जाता है? नजमुद्दौला। इसके बाद ऑप्शन बी है सैफुद्दौला। नजमुद्दौला के बाद यानी 1766 से 1770 तक, 1766 से 1770 तक बंगाल का नवाब किसको बनाया गया है? सैफुद्दौला को। किसको बनाया गया है? सैफुद्दौला। और इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की समस्त जिम्मेदारी अंग्रेजों को सौंप दी थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की समस्त जिम्मेदारी इसने किसको सौंप दी है? अंग्रेज़ों को सौंप दी है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की संपूर्ण जिम्मेदारी। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया है? इसकी जो पेंशन है वो पेंशन 12 लाख रुपए कर दी। यानी अभी हमने देखा नजमुद्दौला की पेंशन कितनी थी? 50 लाख रुपए। और इसके बाद सैफुद्दौला की पेंशन को घटाकर कितना कर दिया गया? 12 लाख। इसके बाद मुबारकुद्दौला 1770 से 1775 तक, 1770 से 1775 तक नवाब रहा। और ये बंगाल का अंतिम नवाब था, ध्यान रखना है, बंगाल का अंतिम नवाब है। और इसकी पेंशन घटाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। इसकी पेंशन कितनी कर दी गई? 10 लाख रुपए। और 1775 में वारेन हेस्टिंग्स ने नवाबी के पद को समाप्त कर दिया। नवाब का जो पद था उसे समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो ये अंतिम नवाब था। और इस मुबारकुद्दौला को, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एलिजा एम्पे ने मुबारकुद्दौला को क्या कहा था? फैंटम कहा था। इसे किसकी संज्ञा दी? फैंटम यानी बेताल की संज्ञा दी गई। तो मीर जाफ़र के बाद नजमुद्दौला 1765 से 66, सैफुद्दौला 1766 से 1770 और अंतिम नवाब कौन था? मुबारकुद्दौला 1770 से 1775। तो उत्तर तो हमारा क्या होगा इसमें? नजमुद्दौला।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्लाइव के द्वारा 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके साथ संपन्न की गई? क्लाइव के द्वारा 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि किसके साथ संपन्न की गई? अब देखिए, यानी मई 1765 की बात है। मई 1765 में वेंसीटार्ट, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। वेंसीटार्ट को तो हटा दिया गया और इसके स्थान पर पुनः क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। यानी भारत आता है और दोबारा गवर्नर बनता है। तो इलाहाबाद की जो संधि है वो किसके द्वारा की जाएगी? क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? क्लाइव के द्वारा। तो ये जो संधि है, ये संधि कब हो रही है? 12 अगस्त 1765। दूसरी संधि होगी 16 अगस्त 1765 को। तो ये संधि किसके साथ की गई है? शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, नजमुद्दौला और मुबारकुद्दौला। तो संधि तो की गई है इसके साथ, ध्यान रखना है, ये मुगल शासक है, ये इस समय मुगल शासक है। और शुजाउद्दौला की यदि हम बात करें, शुजाउद्दौला इस समय कौन है? अवध का नवाब है। और नजमुद्दौला कौन है इस समय? बंगाल का नवाब है। यद्यपि संधि किसके साथ की जाती है? पहली संधि है ये, प्रथम संधि की बात करें, ध्यान से समझिए। प्रथम संधि, इस पर हस्ताक्षर किस किसने किया है? शाह आलम ने, शुजाउद्दौला ने, नजमुद्दौला ने और आपके क्लाइव ने। जबकि जो दूसरी संधि होगी, दूसरी संधि मुख्य रूप से किसके साथ की जाएगी? इसके साथ की जाएगी शुजाउद्दौला, जो कहाँ का नवाब है? अवध का। कहाँ का नवाब है? अवध का नवाब है। अब देखिए, तो उत्तर हो जाएगा ए। इलाहाबाद की प्रथम संधि की कौन सी शर्त नहीं थी? एक तो ध्यान से समझना है, इलाहाबाद की प्रथम जो संधि है ये कब हो रही है? 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। और ये संधि किसके साथ हो रही है? मुगल शासक के साथ। मुगल शासक कौन है इस समय? शाह आलम सेकंड। मुगल शासक कौन है? शाह आलम सेकंड। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी शर्त नहीं थी? मुगल बादशाह के द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा, बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी गई। ये बात सही है। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का जो अधिकार है, यानी राजस्व वसूली का जो अधिकार है, वो किसको सौंप दिया? अंग्रेज़ों को। ये सही बात है। कंपनी ने कड़ा व इलाहाबाद के ज़िले मुगल बादशाह शाह आलम को सौंप दिए। अब देखो, कंपनी ने कितना दिमाग लगाया है। ये जो कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले हैं, ये कंपनी ने किससे लिए हैं? ये कंपनी ने शुजाउद्दौला से लिए हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। तो कंपनी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया है, यानी शुजाउद्दौला से लिया और किसको दे दिया? मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 2 किस्तों में 50 लाख रुपए देगा। कितने रुपए देगा? 50 लाख रुपए। और कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख, ये लाख है भाई, कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए सालाना देना स्वीकार किया। तो ये जो कंपनी है, कंपनी 26 लाख रुपए किसके बदले में दे रही है? किसके बदले में? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के बदले में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी जो दीवानी इनको मिली, यानी राजस्व वसूली का जो अधिकार मिला है, उनके बदले में शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए देना स्वीकार कर लिया। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, मुगल बादशाह युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 2 किस्तों में 50 लाख रुपए देगा। तो ये जो शर्त है, ये शर्त किसके साथ की गई है? शुजाउद्दौला के साथ। ध्यान से समझना है,
ये शर्त किसके साथ शुरू की, किसके साथ, यह संधि की ये शर्त किसके साथ की गई है, सुजाउद्दौला। तो अब देखिए कंपनी 26 लाख रुपए दे रही है, लेकिन 26 लाख के बदले ये किससे, सुजाउद्दौला से कितने लाख रुपए ले रही है, 20 लाख रुपए ले रही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि से संबंधित कौन नहीं था। इलाहाबाद की प्रथम संधि अपन कह सकते हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि पर किसने हस्ताक्षर नहीं किए, ये समझिए आप। क्लाइव ने हस्ताक्षर किए हैं, शाह आलम ने और नजमुद्दौला, यानी मुबारक-उद-दौला यहाँ नहीं आएगा, मुबारक-उद-दौला, क्योंकि मुबारक-उद-दौला तो 1775 यानी 1770 से 1775 तक बंगाल का नवाब था, तो इसका इससे संबंध नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा डी। बाकी क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और नजमुद्दौला के द्वारा इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किए गए, और इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को होती है, और ये संधि मुख्य रूप से किसके साथ की जाती है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अंग्रेज़ों को अपने राज्य में कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान कर दी। तो ये जो कथन है ये अपन कह सकते हैं कि ये आपके इलाहाबाद की दूसरी संधि से संबंधित है। ये इलाहाबाद की दूसरी संधि से संबंधित शर्तें हैं, और दूसरी संधि है ये कब होती है, ये होती है 16 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 को। और ये संधि किसके साथ हो रही है, सुजाउद्दौला के साथ। ये संधि किसके साथ हो रही है, सुजाउद्दौला, और सुजाउद्दौला कहाँ का नवाब है, अवध का। कहाँ का नवाब है, अवध का। तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अंग्रेज़ों को अपने राज्य में कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान कर दी, कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान कर दी। इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। कंपनी ने 53 लाख रुपए, ये लाख है भाई, 53 लाख रुपए देकर बंगाल के नवाब से निजामत के अधिकार भी खरीद ले। निजामत यानी पुलिस और कानून व्यवस्था, निजामत को क्या कहेंगे, पुलिस और कानून व्यवस्था, अधिकार खरीद लिए, और क्लाइव के पश्चात कर्टियर बंगाल का गवर्नर बना। तो ये तीनों कथन तो सही हैं, ये तीनों कथन सही हैं, और चौथा कथन सही नहीं है, क्योंकि क्लाइव के पश्चात कर्टियर बंगाल का नवाब नहीं बना था। क्लाइव के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था, वेरेलस्ट। और ये वेरेलस्ट कब से कब तक गवर्नर रहेगा, 1767 से 1769 तक, 1767 से 1769। कर्टियर की यदि हम बात करें, ये रहेगा 1769 से 1772 तक। तो 1767 से 1769 तक कौन रहा, वेरेलस्ट। तो क्लाइव के पश्चात कौन बनता है गवर्नर, कर्टियर नहीं, वेरेलस्ट बनता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब संपन्न हुई, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। सही जवाब होगा 16 अगस्त 1765। इसका सही जवाब क्या होगा, 16 अगस्त 1765। और अभी हम चर्चा कर चुके हैं, ये संधि किसके साथ कर रहा है क्लाइव, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। अगर हम इस संधि की शर्तों की बात करें, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इलाहाबाद और कड़ा और इलाहाबाद के जो क्षेत्र हैं वो कंपनी को दे दिए गए। अब कंपनी ने ये क्षेत्र किसको दे दिए, मुगल सम्राट को दे दिए। नंबर 2, इससे युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए लिए गए, 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में लिए गए। और नंबर 3 है, इसमें अपने राज्य में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई, कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। तो हम कह सकते हैं बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है।
तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 और ये किसके साथ होती है? अवध के साथ। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? क्लाइव, वेरेलस्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग्स। तो एक तो ध्यान रखना है, इसकी जो शुरुआत है 1765 में होगी और कब तक रहेगी? 1772 तक। बंगाल में जो द्वैध शासन है ये कब से कब तक रहेगा? 1765 से 1772 तक। और बंगाल में द्वैध शासक का ये शुरुआत की बात हो रही है, बाकी बंगाल में द्वैध शासन का जो जनक है वो किसे माना जाता है? लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। लियोनिस कार्टिस। बंगाल में द्वैध शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है, जबकि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। देखिए द्वैध शासन है क्या, इसको समझिए आप। यानी मुगल काल की बात करें हम, मुगल काल में अधिकारी, दो प्रमुख अधिकारी होते थे मुगल काल में। एक अधिकारी होता था सूबेदार। एक अधिकारी कौन होता था? सूबेदार। और एक अधिकारी होता था दीवान। मुगल काल में प्रमुख रूप से दो प्रकार के अधिकारी होते थे, सूबेदार और दीवान। सूबेदार का जो कार्य था, इसका कार्य क्या था? कानून व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस और कानून व्यवस्था, ये सूबेदार का कार्य होता था। और दीवान का कार्य क्या होता था? राजस्व वसूली, यानी कर वसूल करने का कार्य किसका होता था? दीवान का होता था। कर वसूल करने का कार्य दीवान का होता था। और सूबेदार का कार्य क्या होता था? निजामत। निजामत को क्या कहा जाता है? पुलिस और कानून व्यवस्था को संचालित करना, पुलिस तथा कानून व्यवस्था को संचालित करना। तो ये जो द्वैध शासन है इसका जनक तो किसको माना जाता है? लियोनिस कार्टिस को। जनक तो किसको माना जाता है? लियोनिस कार्टिस को। जबकि शुरुआत किसने की है? क्लाइव ने। और कब से कब तक है? 1765 से 1772 तक। 1765 से 1772 तक। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन का समय था। हम अभी चर्चा कर चुके हैं 1765 से 1772। और इस द्वैध शासन का अंत कौन करेगा? वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन का अंत किसके द्वारा किया जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया जाएगा। और द्वैध शासन की अभी हम बात कर रहे थे, यानी दो प्रकार के अधिकारी होते थे, अभी चर्चा की है, सूबेदार और दीवान। तो सूबेदार का कार्य पुलिस और कानून व्यवस्था बनाए रखना, दीवान का कार्य राजस्व वसूली से संबंधित था। अब द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी ने क्या किया, यानी इसको यहाँ समझते हैं अपन। कंपनी ने द्वैध शासन के अंतर्गत क्या किया? जो दीवानी और निजामत, इन दोनों अधिकारों को अपने नियंत्रण में ले लिया। दीवानी और निजामत को दोनों को अपने नियंत्रण में ले लिया। जैसे 26 लाख रुपए वार्षिक में शाह आलम से दीवानी का कार्य ले लिया और 53 लाख रुपए वार्षिक में बंगाल के नवाब से बंगाल का निजामत का कार्य ले लिया है। अब नियंत्रण तो इसका है, यानी कंपनी का नियंत्रण है, लेकिन इनकी जो कार्य हैं वो भारतीयों से करवाते थे। इनके जो कार्य हैं वो किससे करवाते थे? भारतीयों से। लेकिन फिर भी वास्तविक जो शक्तियां हैं, इनकी वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में थी? अंग्रेज़ों के हाथों में हुआ करती थी। और यानी अंग्रेज़ों ने इस समय जो कंपनी थी ये खुद कर इकट्ठा करने का कार्य नहीं करती थी,
क्योंकि उनके पास कर वसूल करने के लिए क्षमता नहीं थी, इतनी मशीनरी नहीं थी, इतने व्यक्ति नहीं थे, इसलिए कंपनी प्रत्यक्ष रूप से जनता के संपर्क में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होती तो भारतीय लोग कंपनी के विरोध में आ सकते थे। अगर हम द्विवेद शासन की बात करें तो द्विवेद शासन के तहत 2 शासक हो गए, यानी बंगाल में 2 शासक हो गए। इस शासन व्यवस्था यानी द्विवेद शासन व्यवस्था के अनुसार 2 शासक हो गए, कंपनी और दीवान। वजह से हम बात करें, एक तो कंपनी और दूसरा कौन सा हो गया, नवाब, बंगाल का नवाब। 2 शासक बन चुके हैं द्विवेद शासन के अंतर्गत। अब यहाँ कंपनी के पास अधिकार और शक्तियाँ हैं, संपूर्ण अधिकार हैं कंपनी के पास और संपूर्ण प्रकार की शक्तियाँ हैं। इधर अगर हम नवाब की बात करें, नवाब के पास कोई अधिकार नहीं है, केवल और केवल क्या है, उत्तरदायित्व की स्थिति है, केवल और केवल उत्तरदायित्व की स्थिति है। यहाँ अधिकार हैं, शक्तियाँ हैं, लेकिन इनके पास कोई उत्तरदायित्व नहीं था, इनके ऊपर पूरा उत्तरदायित्व था। इसीलिए द्विवेद शासन जो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से स्थापित किया गया था, ये क्लाइव बंगाल में विधित अधिकार संपन्न स्थापन से उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्व से बचना चाहता था, यानी जो कानून है उन कानूनों से खुद बचना चाहते थे और अधिक से अधिक यहाँ से कर वसूल करने का कार्य करते थे 1765 से 1772 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विवेद शासन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। द्विवेद शासन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। कंपनी, दीवानी व निजामत, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। निजामत में क्या आएगा, पुलिस और कानून व्यवस्था, पुलिस और कानून व्यवस्था, ये तो आएगा निजामत में। दीवानी की यदि हम बात करें, दीवानी में मुख्य रूप से किसका कार्य आएगा, राजस्व वसूली का। कर वसूल करने का कार्य कंपनी में, कर वसूल करने का कार्य कंपनी ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। शासन से संबंधित वास्तविक शक्तियां कंपनी के हाथों में ही होती थी। द्विवेद शासन के समय 1717 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और इस समय बंगाल का नवाब कौन है, बंगाल का गवर्नर कौन है। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, तो इसका सही जवाब होगा करटियर, क्योंकि इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन है, करटियर, यानी 1769 से 1772। लेकिन अगर हम बात करें कि बंगाल में द्विवेद शासन की जो शुरुआत है वो किसने की है, क्लाइव ने, उसके बाद वेरेलस्ट और उसके बाद कौन आता है, करटियर। तो इसका सही जवाब होगा, यानी इसमें सही सत्य नहीं है पूछा गया है, वो आएगा बी, यानी कर वसूल करने का कार्य कंपनी ने स्वयं अपने हाथों में नहीं लिया था, ये भारतीयों से ही कर वसूल करने का कार्य करवाते थे। तो शासन से संबंधित वास्तविक शक्तियां कंपनी के पास थी, सही बात है। द्विवेद शासन के समय 1717 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, ये बात भी सही है। यहाँ 1/3 जनसंख्या भूख और बीमारी से समाप्त हो गई थी। इस अकाल की बात करें, 1/3 जनता भूख और बीमारी से यानी मौत समाप्त हो जाती है। तो सही जवाब होगा इसका बी। कंपनी के द्वारा बंगाल का उप दीवान या नायब नाजिम किसे नियुक्त किया गया था। बंगाल का उप दीवान या नायब नाजिम किसे नियुक्त किया गया था, दुर्लभ राय। तो कंपनी ने यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर एकत्रित करने के लिए उप दीवान नियुक्त किए थे। वो कौन कौन से हैं, दुर्लभ राय। दुर्लभ राय को तो कहाँ नियुक्त किया गया था, उड़ीसा में, इसे उड़ीसा में नियुक्त किया गया। राजा सिताब राय, राजा सिताब राय, इसे कहाँ नियुक्त किया गया था, बिहार में। मोहम्मद रजा खां, और इसे कहाँ नियुक्त किया गया है, बंगाल में, इसे बंगाल में। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बंगाल का उप दीवान या नायब नाजिम किसे नियुक्त किया गया था। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद रजा खां। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है,
बंगाल में द्वैध शासन से कंपनी को कौन कौन से लाभ हुए? कंपनी को लाभ हो रहे हैं, बाकी भारतीयों का इसमें कोई हित नहीं था, भारतीयों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ है। निजामत का कार्य नवाब को देने से कंपनी का कार्यभार हल्का हो गया। निजामत अभी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। निजामत का मतलब पुलिस और कानून व्यवस्था, पुलिस और कानून व्यवस्था। तो निजामत का कार्य नवाब को देने से कंपनी का कार्यभार हल्का हो गया, सही बात है। माल गुजारी वसूल करने में भारतीयों का सहयोग प्राप्त हुआ, यानी राजस्व वसूल करने में भारतीयों का सहयोग लिया है इन्होंने। और कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। भारत में उद्योग धंधों का विनाश होता है, किसान भयानक गरीबी और भूखमरी के शिकार हो गए, अराजकता भ्रष्टाचार की स्थिति फैल गई, भारत के हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया, वस्त्र उद्योगों का पतन हो गया। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो फ़ायदा किसको मिला है? अंग्रेज़ों को। तो उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वैध शासन के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं? द्वैध शासन के दुष्परिणाम क्या हुए? दुष्परिणाम, बंगाल में अराजकता व भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न हो गई, किसानों का आर्थिक शोषण हुआ, भारतीय उद्योग धंधे एवं हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। तो ये तीनों ही सही हैं, इसका सही जवाब होगा उपरोक्त कथन, उपरोक्त सभी, क्योंकि अभी हम चर्चा कर चुके हैं। यानी द्वैध शासन के दौरान ही बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए, लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। द्वैध शासन के समय बंगाल में 1770 ईस्वी में पड़े भयंकर अकाल के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? देखो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे क्लाइव वापस गवर्नर बनता है, उसके बाद है वेरेलस्ट और उसके बाद है कर्टियर। इन तीनों को क्रम से याद रखना है। तो क्लाइव कब से कब तक है? 1767 से 1769। उसके बाद है वेरेलस्ट, ये 1767 से 1765, सॉरी, क्लाइव की बात करें तो ये 1765 से लेकर के और 1767 तक रहता है, 1767। ये 1767 से 1769 और ये 1769 से लेकर के 1772 तक रहेगा। तो इस समय बंगाल का गवर्नर कौन है? कर्टियर। कौन है? कर्टियर। उत्तर हो जाएगा कर्टियर। निम्न में से किसने 1765 से 1772 के द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? 1765 से 1772 के मध्य जो द्वैध शासन संचालित किया गया है, उस द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य किसने कहा है? डाकुओं का राज्य किसने कहा है? ऑप्शन है कार्नवालिस। कार्नवालिस तो 1765 से 1784 के बीच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है, उसे भ्रष्ट, झूठी, विश्वासघाती, लोभी सरकार की संज्ञा दी है। तो इसका सही जवाब है के.एम. पनिकर। के.एम. पनिकर। तो पनिकर के द्वारा 1765 से 1772 के द्वैध शासन को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? डाकुओं। पर्सिवल स्पीयर, पर्सिवल स्पीयर ने इसे यानी द्वैध शासन व्यवस्था को खुली और बेशर्म लूट कही थी। इसने तो द्वैध शासन को क्या कहा था? खुली व बेशर्म लूट। ये किसने कहा था? पर्सिवल स्पीयर ने। और पनिकर ने डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी। और वारेन हेस्टिंग्स ये द्वैध शासन को समाप्त कर देंगे। इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त किया है। तो द्वैध शासन को समाप्त किसने किया है? वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 1765 से 84 ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी, विश्वासघाती व लोभी सरकार
संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। तो इसका सही जवाब होगा कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब क्या होगा? कॉर्नवालिस। कर्टियर ये 1770 के अकाल के समय यहाँ के गवर्नर हैं। डार्डवेल और के.एम. पनिकर। डार्डवेल और के.एम. पनिकर। पनिकर की हम बात कर ही चुके हैं। पनिकर ने किसकी संज्ञा दी है? डाकुओं का राज्य कहा है। फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम, डाकुओं का राज्य। द्विवेद शासन को डाकुओं का राज्य की संज्ञा किसने दी है? के.एम. पनिकर ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्लाइव के द्वारा किस वर्ष व्यापार समिति यानी सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की गई? सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की गई। इसका सही जवाब होगा 1765। यानी क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब होती है? 1765 में। अर्थात अंग्रेजी में भी नाम याद रखना है, सोसाइटी फॉर ट्रेड अथवा व्यापार समिति। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन व्यवस्था को किसने खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी? खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी पर्सिवल स्पीयर ने। पर्सिवल स्पीयर ने, अभी इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। युद्ध काल में सिपाहियों को मिलने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के कारण किसके विरोध में श्वेत विद्रोह हुआ था? किसके विरोध में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो ध्यान रखना है, जो श्वेत विद्रोह है ये किसके समय होता है? रॉबर्ट क्लाइव के समय। किसके समय होता है? रॉबर्ट क्लाइव के समय। यानी 1766 की बात है। बात कब की है? 1766 की। 1766 में सैनिक या सिपाहियों को मिलने वाला जो दोहरा भत्ता था, उस दोहरे भत्ते को किसके द्वारा बंद कर दिया गया था? क्लाइव के द्वारा बंद कर दिया गया था। इसलिए क्लाइव के अधिकारियों ने ही उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो ध्यान रखना है, श्वेत विद्रोह किसके विरोध में होता है? क्लाइव के विरोध में होता है। द्वैध शासन का अंत किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। हम चर्चा कर चुके हैं। और कब किया गया इसका अंत? 1772 में। कब किया गया? 1772 में किया गया। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो अभी अगर हम चर्चा करें, मीर जाफ़र के बाद नजमुद्दौला बनता है, उसके बाद सैफुद्दौला बनता है। तो अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद्दौला। और ये कब से तब तक रहा? 1770 से 1775 तक। और ये नवाब कब से कब तक रहा? 1770 से 1775। वारेन हेस्टिंग्स ने इसके समय नवाबी पद को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। और तत्कालीन यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। उन्होंने इसे फैंटम या बेताल की संज्ञा दी थी। द्वैध शासन के बारे में किसने कहा था? यह देश जो कड़े से कड़े स्वेच्छाचारी शासन के अधीन भी हरा भरा और लहलहाता प्रदेश था, जब से कंपनी को दीवानी मिली है उजाड़ सा हो गया है। कितना शानदार कथन है कि द्वैध शासन के बारे में किसने कहा है कि यह देश जो कड़े से कड़े स्वेच्छाचारी शासन के अधीन भी हरा भरा और लहलहाता प्रदेश था, जब से कंपनी को दीवानी मिली है उजाड़ सा हो गया है। ये मत किसका है? रिचर्ड बीयर का। ये मत किसका है? रिचर्ड बीयर का है। ध्यान रखना है, रिचर्ड बीयर का है। तो ये था इलाहाबाद की संधि से संबंधित महत्वपूर्ण पार्ट और बंगाल में द्वैध शासन या बंगाल में दोहरा शासन। तो बंगाल राज्य को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अवध राज्य की चर्चा करेंगे और अवध के बाद मैसूर। अवध के बाद मैसूर। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।